नमस्कार मोनिका, द कंपटीशन विंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। हम जो साइंस के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए थे उसमें से आज लास्ट सेशन है जिसमें हम बायो के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है इथियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन डी है मेलेकोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी एंटेमोलॉजी, जिसे कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एंटेमोलॉजी के थ्रू। इसके और अदर ऑप्शन जो हम देखते हैं कि क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो इथियोलॉजी जो है उससे धार्मिक व आध्यात्मिक दर्शन का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही पैरासिटोलॉजी की बात करें तो उसमें परजीवी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही मेलेकोलॉजी की बात करें तो उसमें अकशेरुकी प्राणी शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से जो है वो सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है रोगों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है उसमें प्रभावित अंगों के नाम दिए हैं। तो सूची 1 में पहला देखिए तो मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। वैसे ही निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो है किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। और पिलिया जो है वो किसको प्रभावित करता है? लीवर को। पायरिया की बात करें तो पायरिया किसको प्रभावित करता है? मसूड़े को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। मायोपिया को और क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। तो हम बात करें आंखों में डिसीज की तो एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर माइट्रोपिया। मायोपिया को और क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। तो इसमें नाम से लगता है कि निकट की वस्तु, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें दूर की वस्तु जो है वह दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, पास की जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसको बोला जाता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें हमको पास की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसको किससे दूर किया जा सकता है, इस दोष को? तो मायोपिया में जो है क्या लगता है? अवतल लेंस लगाकर इसको दूर किया जा सकता है। और हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाकर इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मायोपिया के लिए? अवतल लेंस से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी, तो डीपीटी का ही फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस, टी फॉर टिटनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन जो है वो पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस, ऑप्शन बी है पोलियो डिप्थीरिया तपेदिक, ऑप्शन सी है टिटनेस तपेदिक पोलियो, ऑप्शन डी है तपेदिक टाइफाइड पोलियो। तो अभी मैंने जैसे बताया डीपीटी इसके नाम में ही छुपा हुआ है। डी फॉर क्या? डिप्थीरिया, पी फॉर व्हाट? पर्टूसिस, एंड टी फॉर टिटेनस। तो यहाँ पे पर्टूसिस जो है उसको और क्या कहा जाता है? काली खांसी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो डी फॉर डिप्थीरिया भी देखा हमने, पी फॉर पर्टूसिस, टी फॉर टिटेनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है सुमेलित कीजिए, जिसमें एक तरफ है रोगों के नाम और दूसरी तरफ है कि उससे किस विटामिन की कमी से यह रोग जो होता है। मतलब विटामिन के नेम है जिसकी कमी से जो है कौन सा रोग होगा उसको हमको मैच करना है। तो ऑप्शन ए में है बेरी बेरी,
तो बेरी की बात करें तो क्या हो जाएगा, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। रिकेट्स की बात करें तो यह हड्डियों में होता है, जो कि किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। अनियंत्रित रक्तस्राव जो होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन के, क्योंकि विटामिन के से क्या होता है, जो रक्त का थक्का जमाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनियंत्रित रक्तस्राव हो जाएगा, उसका ऑपोजिट थक्का नहीं जम रहा है, तो किसकी कमी से होगा, विटामिन के की कमी से। रतौंधी की बात करें तो ये किसमें होता है, आंखों में, जो कि कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ए का 3, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमको, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, फिर क्या है, ऑप्शन बी है रिकेट्स। तो रिकेट्स में क्या आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, विटामिन डी। तो देखो ए 3 और बी 4, तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, हम देख लेते हैं सबसे पहले विटामिन के रासायनिक नाम। जितने भी विटामिन है उसके रासायनिक नाम क्या क्या हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। वैसे ही विटामिन बी की बात करें तो सबसे पहले बी में आने से पहले, क्योंकि बी में बहुत से विटामिन है, तो उसके पहले हम देख लेते हैं सी, डी, ई, के को। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। वैसे ही विटामिन ई का क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल। और विटामिन के को क्या कहा जाता है, फिलोक्विनोन। अब देखते हैं हम बी का। तो टोटल बी में कितने विटामिन है, B1, B2, B3 कंटिन्यू सीरीज में है, B1, B2, B3। उसके बाद फिर कंटिन्यू सीरीज में है 5, 6, 7, B5, B6, B7। उसके बाद एक क्या याद रखना है, 9। तो हमको याद रखना है क्या, 1, 2, 3। उसके बाद क्या है सीरीज में 5, 6, 7। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। वैसे ही B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन। B3 जो होता है उसे क्या कहा जाता है, नियासिन। और B5 है, 5 पेंट से याद रखना है इसको, पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 जो है वो क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 है बायोटीन। विटामिन B9 को क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड। तो ये सीरीज याद रखना, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4 को छोड़कर 5, 6, 7 कंटिन्यू सीरीज है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, समूह 1 को समूह 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। समूह 1 में है विटामिन्स और समूह बी में है कि कौन सा अंग उससे प्रभावित होता है। तो विटामिन ई के कमी से क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, बांझपन। विटामिन के की कमी से क्या होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट, कमजोर हड्डियां। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों में सूजन आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दांतों में हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से बात करें तो अभी देखा था हमने, विटामिन ए की कमी से क्या होता था, रतौंधी रोग, जो कि किसमें होता है, आंखों में। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो क्या हो जाएगा, ए का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बी का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ए का 2, बी का 3, दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमको, विटामिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी है। तो हम और चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। विटामिन सी का देखें तो क्या हो जाता है, वो दांतों में। तो ये क्या हो जाएगा, सी का 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सी का कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। अभी देखिए हमने बहुत विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, ये सभी, तो कुछ जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में कौन सा घुलनशील है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी, सी। ऑप्शन बी है विटामिन ए, डी, ई, के। ऑप्शन सी है विटामिन ए, ई, के, या फिर ऑप्शन डी है विटामिन बी एवं सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल में घुलनशील जो होता है क्या होता है, विटामिन बी और सी। तो वसा में घुलनशील देखते हैं कि कौन कौन सा विटामिन होता है, और जल में घुलनशील। तो अभी हमने देखा पीछे क्वेश्चन में कि जल में जो घुलनशील होता है वो कौन सा होता है, बी और सी। और वसा में घुलनशील के लिए हम ये ट्रिक याद रख सकते हैं, कैडा करके।
तो ये ए विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा और विटामिन के जो है ये चारों जो है वो क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील। बाकी दो जो है वो क्या है, जल में घुलनशील है, बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन ए है 5 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 10 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 9 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा में हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 9 किलो कैलोरी। तो हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें, और भी पोषक तत्व हैं जो वसा से अदर, तो इसमें क्या होता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है और प्रोटीन में भी क्या होता है 4 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य दुग्ध के पाचन में कौन सा एंजाइम प्रारंभिक चरण में भाग लेता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, रेनिन। बाकी अदर जो ऑप्शन है उसका डिटेल हम देखते हैं क्या है। पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो स्टमक एंजाइम है, यह किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। वैसे ही लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो है वो अग्नाशय के द्वारा जो है स्त्रावित होता है, यह वसा को किस में चेंज करता है, ग्लिसरॉल में। तो ये किसका पाचन कर रहा है, लाइपेज जो है वो किसका पाचन कर रहा है, वसा का पाचन कर रहा है। वैसे ही ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है वो भी अग्नाशय में जो है सिक्रेट होता है और जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन भी जो है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन सिमिलर नेम दिखाई दे रहे हैं, वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। लाइपेज की बात करें तो इसका पाचन करता है वसा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है मुंह, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है अमाशय। तो प्रोटीन का पाचन जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, अमाशय से। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक दाता है? ऑप्शन ए है ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी है बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी है ए बी या ऑप्शन डी है ओ। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ, जिसे कि सार्वभौमिक ब्लड ग्रुप में सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप को जो है वो क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। वैसे ही ए बी को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है, सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है, जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप से जो ब्लड है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्राही। और ओ को क्या कहा जाता है, वो किसी को भी ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक दाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, फेफड़ों के लिए ERV प्लस RV इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ फेफड़ों के लिए ERV और RV जो होता है वो तो ऑप्शन नंबर ए FRC। तो ERV क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि निःश्वसन आरक्षित आयतन है, जो कि फेफड़े से निकलता है, वो कितना होता है, 700 to 1200 ml होता है। वैसे ही रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है, अवशिष्ट आयतन, जो कि कितना होता है, 1200 ml। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, अधिकतम सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में जो बची हवा की मात्रा है वो होता है क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल नाम से जो है समझ में आ रहा है कि बचा हुआ जो हवा की मात्रा है। वैसे ही FRC का फुल फॉर्म देखें तो क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है, जिसको बोला जाता है हिंदी में कार्य अवशिष्ट क्षमता। तो ये क्या होता है, सामान्य सांस छोड़ने के अंत में फेफड़े में बची हवा की मात्रा। तो यहाँ पे हम सामान्य सांस, नॉर्मली जो सांस छोड़ते हैं उसमें जो फेफड़े में बची जो हवा की मात्रा है उसको क्या कहा जा रहा है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, कार्य अवशिष्ट क्षमता। तो ये होता है 1800 to 2200 ml। तो इसको ध्यान रखिएगा। ERV जो होता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, वो 700 to 1200 ml होता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो वो 1200 होता है।
और FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो 800 to 1200 ml होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो हम जब भी हड्डियों की बात करें तो किसकी पता थी? कैल्शियम। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कैल्शियम से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें से देखते हैं मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। इसको ध्यान रखना, कैल्शियम फॉस्फेट। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जब एक मनुष्य 100 मीटर दौड़ने के बाद रुकता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें ऑप्शन ए है पेशियों में पायरुविक अम्ल एकत्र होने के कारण क्या वह थक जाता है, या फिर ऑप्शन बी है पेशियों में क्या लैक्टिक अम्ल जो है एकत्र होने के कारण वह थक जाता है, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल पेशियों में एकत्रित हो जाता है जिससे उसकी श्वास दर जो है वो बढ़ जाती है, या फिर वह प्रभावित नहीं होगा। तो प्रभावित होगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, पेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्र होने के कारण जो है वह व्यक्ति जो है वो थक जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, सूची एक को सूची 2 से क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, और सूची 2 में क्या है? उससे स्त्रावित जो है हार्मोन है कि कौन कौन से हार्मोन जो है उससे सिक्रेट होते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो एक ही बात करें जनन ग्रंथि, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्यूज ग्रंथि की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन जो स्रावित होता है? इंसुलिन। अधिवृक्क की बात करें तो अधिवृक्क में क्या हो जाएगा? कार्टिसोन। हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? ए का क्या आ रहा है? 2, बी का क्या आ रहा है? 3। तो ए का 2, बी का 3, दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। अब सी में देखते हैं अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन है, तो सी का क्या हो जाएगा? 1। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी 3, सी 1 और डी 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है। ऑप्शन ए है मेडुला ऑब्लिंगेटा, और ऑप्शन बी है सेरिब्रम, ऑप्शन सी है ब्रेन कैविटी, या फिर ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात करें तो मस्तिष्क जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो कहाँ पाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में क्या है? पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट जो है वो टच में रहता है मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना या फिर उल्टी करना, इन सभी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। वॉमिटिंग को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। क्या? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये ध्यान रखना। सेरिब्रम जो है वो किसका पार्ट है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो यह क्या करता है? यह किस पे नियंत्रण करता है? स्मरण शक्ति, अभी हमने देखा क्वेश्चन में। और किस में नियंत्रित करता है? घृणा, प्रेम, भय, हर्ष जैसे अनुभवों आदि क्रियाओं को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। क्या? सेरिब्रम। अब सेरिबेलम की बात करें तो यह समन्वय व संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या में क्या चेंजेस होता है? ऑप्शन ए क्या गिवन है? आयु के साथ बढ़ती है, बी आयु के साथ क्या होती है? घटती है, ऑप्शन सी है स्थिर रहती है, ऑप्शन डी है वजन के साथ बढ़ती है। तो गुणसूत्र की बात करें तो यह जो है हमेशा
ही क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, आयु के साथ ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है आरएनए, ऑप्शन डी है डीएनए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डीएनए। अनुवांशिक लक्षणों के लिए, लक्षणों के नियंत्रण में से कौन सा उत्तरदायी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है। ए है मानव अमाशय जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। मधुमक्खी का डंक जो है वो एथेनोइक अम्ल गिवन है। और सी जो है वो है कांच अति शीतलित द्रव। डी है थ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनना। ई है एल्यूमिनियम विद्युत का दुर्बलतम चालक। तो कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है? तो मधुमक्खी के डंक की बात करें तो एथेनोइक अम्ल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और ई जो है एल्यूमिनियम विद्युत का दुर्बलतम चालक नहीं होता, ये क्या होता है? प्रबलतम चालक होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन ई जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 19 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषक के रूप में कार्य करता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी की बात करें कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जो है वो संश्लेषक के रूप में काम करता है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या बोला जा रहा है कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड खुद ही रिएक्शन में जो है वो होता है और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो बनता है। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य का प्रकाश है वो किस में चेंज होता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जैसे हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं 6CO2 और 12H2O कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? जल जो है क्रिया करके किसकी उपस्थिति में होगा? ये सूर्य के प्रकाश और जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी उपस्थिति में होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्म करेगा जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और क्या फॉर्म करेगा? O2 और क्या है? कुछ मात्रा में H2O जो है वो फॉर्म करेगा। ओके, थैंक यू। ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ओके।